अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम #सियासत। इस नशिस्त पर डेली आप देखते हैं फरवा वहीद को। आज उनकी तबीयत नासाज है और उनकी गैर मौजूदगी में आज ये शो मैं कर रही हूँ। और आज के इस शो पे हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान के बड़े ऐवानों में तालियां पीटी गई और डेस्क बजाए गए, पार्लियामेंट में जश्न दस्तूर मनाया गया। मगर सवाल पैदा होता है कि क्या और किस बात का ये जश्न मनाया गया? जिस आइन पर शादियाने बजाए जा रहे थे कि उसकी पासदारी होती है? ये तालियां पीटने और डेस्क बजाने वाले इस पर अमल करते भी हैं? क्या आवाम के जानो माल महफूज हैं? इंसाफ के हसूल गरीब के लिए आसान है? और क्या इदारे आजाद और खुद मुख्तार हैं और मुल्क में जमहूरियत का वजूद बरकरार भी है? पाकिस्तान के आइन को तो 50 साल मुकम्मल हो चुके, मगर हम आज भी आइनी बहरान में फंसे हुए हैं। ये ज़रई मुल्क है मगर ग़ज़ाई किल्लत है। ग़ज़ाई बहरान ने आन लपेटा है और ग़ज़ा के लाले पड़ चुके हैं। इंडस्ट्री ज़बू आली का शिकार है, बरामदात ना होने के बराबर है। और ज़र मुबादला की बात की जाए तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत कम रह चुके हैं। कल भी गद्दार के नारे लगते थे जनाब, और इधर तुम इधर हम की बातें होती थी। और आज भी ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला। आज भी है कि तुम नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगी। ये धमकियां आज भी दी जाती हैं, ये आवाजें आज भी गूंजती हैं। कल भी जमहूर को बेवकूफ बनाया जाता था, आज भी आवाम को लॉलीपॉप ही दिया जाता है। कुछ और नहीं हो रहा, परेशानियां वही हैं, मसाइल वही हैं। नाज़रीन, सिर्फ किरदार बदले हैं, डायलॉग आज भी वही हैं। वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं। सियासी खानदानों, वडेरों और जागीरदारों के मकासद आज भी नहीं बदले। पार्लियामेंट में कानून साजी आज भी हुक्मरानों के लिए होती है। आज भी अवाम में मुल्क की क़ज़ाई किल्लत पूरा करने की बात बिल्कुल नहीं की जाती। अद्वियात की कीमतों के तयन हो या फिर बिजली और गैस की फराहमी पर आइन साजी करना हो तो नहीं की जाती। हुक्मरान इक़्तिदार का नैया पार करने की तगदो में लगे रहते हैं। अवाम महंगाई के साथ दाव पेच खेल रखे हैं। सियासतदान बाहम गुथम गुथा है। जजिस एक दूसरे के फैसले मुस्तरद करते दिखाई दे रहे हैं। ना तो आइन की बालादस्ती नजर आती है, ना ही पार्लियामेंट सुप्रीम नजर आती है, ना हुकूमत अवाम की तसव्वुर होती है और ना ही रियासत माँ के जैसी महसूस होती है। मुल्क के मौजूदा हालात का जिम्मेदार आखिर कौन है? इस हालात से किस तरह निकला जाएगा? इन तमाम सिचुएशन को किस तरह हल किया जाएगा? ये मसाइल कैसे हल होंगे और आवाम को कब सुख का सांस मिलेगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही थी आइन की बालादस्ती की और बात हो रही थी मौजूदा मुल्की हालात की कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, अवाम पिसते जा रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, किस तरफ ये कब ये नैया पार लगेगी और ये मामला कब हल होंगे। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपको तारुफ कराती जाऊँ कि मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अख्तर कायानी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं। और साथ ही साथ कुछ लीगल मैटर्स के लिए जहाँ पर हमें लगेगा कि हमें समझ नहीं आ रही, उसमें हमारी रहनुमाई फरमाएंगे माहिर कानून है हसन रजा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल भी हैं। वेलकम सर, आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। वकास साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आज जो मुल्की हालात हैं क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है? क्योंकि अवाम तो पिसते दिखाई दे रहे हैं आपको। इलेक्शन कराने की बातें हो रही हैं, फिर एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। क्या आपको इलेक्शन होते दिखाई देते हैं? और फिर मुज़ाकरात की भी इसी दौरान बातें हो रही हैं, क्या मुज़ाकरात भी हो पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन की बातें तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है और आइन के तकाजे भी यही हमसे डिमांड करते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। वो जब डिले करने की कोशिश की गई तो उसमें अदालती एक फ़ैसला आया, उस पर इलेक्शन कमीशन, स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट को इसका पाबंद किया गया। उन्होंने जो अपने बहाने बनाए सिक्योरिटी के हवाले से, पैसों के हवाले से, उस पर उन्होंने बहस की और उसके बाद फ़ैसला दे दिया। अब उस फैसले के हवाले से इनको आज पैसे रिलीज़ करने थे, जो मेरी इतला के मुताबिक इन्होंने असम्बली से फिर भेज दिया है। हाँ जी। इसको आपकी कायमा कमेटी को। तो हम ये समझते हैं कि इस किस्म की जो कोशिशें हैं वो अननेसेसरी ये कोशिशें हैं इलेक्शन को डिले करने की। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। आइन की अमलदारी जो है वो ज़रूरी है, उसकी पासदारी भी ज़रूरी है। सिर्फ आइन के हवाले से कोई फंक्शन करने से या कोई यादाश्तें देने से उसकी अमलदारी या पासदारी का सबूत नहीं मिलता है। सिर्फ उस पर अमल करने से उसकी हिफाजत और उसकी पासदारी का सबूत मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि आइन के अंदर जो है वो 5 एक्सपेंस हैं जो चार्ज एक्सपेंस कहलाते हैं, और चार्ज एक्सपेंस जो है वो आपने देने ही देने और एज इट इज़ वो कबूल होने हैं, जिसमें ऐवान सदर के खर्चे हैं, ऐवान के हैं,
जिसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन के खर्चे हैं, तो ये तो चार्ज एक्सपेंस है। इसको आप असम्बली के अंदर ले जाके आपने कायमा कमेटी को भेज दिया कि यू आर फूलिंग योर सेल्फ और सेल्फ, और या दुनिया को आप पागल बना रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन से भागने के क्या वजूहत है? आपके पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे हैं, लले तललों के लिए पैसे हैं, आप अपनी इलेक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए लैपटॉप्स दे रहे हैं, उनके लिए आपके पास पैसे हैं। आप एक यूलिस किस्म की स्कीम आपने शुरू की है जिसकी ऑलरेडी जिसकी नजर ये तो वो सारे मसाइल है ना, वो उज़र हैं जो ये पेश कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आज पार्लियामेंट में ज़रदारी साहब ने भी ये कहा है, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पीटीआई जो है अगर मुज़ाकरात की बात करती है तो आए वज़ीर आज़म साहब के पास और आके मुज़ाकरात करें, बात करें इलेक्शन पर। तो आप क्या समझते हैं कि जाएंगे पीटीआई वाले वज़ीर आज़म साहब? बात करें, पीटीआई की क़यादत जो है वो बारहा कह चुकी है कि हम बात करने को तैयार हैं। बड़ी क़यादत से लेके सेकंड कैडर तक हर आदमी खुल के ये कह चुका है, और ख़ुसूसन पिछले एक महीने के अंदर। इस दौरान सिर्फ वज़ीर आज़म ने, और फिर इनका एतराज़ होता है जी आपने हमें ये कहा, हमें एतराज़ होता है हमने आपको ये कहा। ये सारी चीज़ें माजी के अंदर है। अगर आप चीज़ें दुरुस्त करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि बैठने से ही इसका बेहतर हल निकल सकता है, और उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। बिल्कुल, किसी ने घुटने नहीं टेकने हैं आपके लिए। अगर किसी ने आपके साथ बैठना है या आना है तो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए आना है। इसलिए नहीं कि हमने आपको बड़ा चौधरी मान लिया है। चौधरी तो वकास साहब बात यह है कि अवाम की बात है ना, मतलब हमारा मुल्क इस वक्त जितना सियासी बहरान और जिस तरह मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है, जिस तहाने पे खड़ा है, तो यहाँ पर टेबल टॉक तो होनी चाहिए, जरूरी है। उस पे मैं समझता हूँ कि मैंने बार बार कहा कि उनकी तरफ से भी बात आई, हमारी तरफ से भी बात हुई, फिर वहां से भी रुकावट हुई, फिर यहाँ से भी मैं समझता हूँ सारी रुकावटों को पीछे डाल के बैठ के बात करें और इलेक्शन की बात करें। उसको नथी ना करें किसी और चीज से। वो जी फलाने इशू भी मुका लो, तो फलाने इशू मुका लो। इशू एट हैंड इज इलेक्शन। अगर वो रिजॉल्व कर लेते हैं और उसकी हम एक पेज पे आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें जो है वो सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बिल्कुल, वो सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, ये अनईजीनेस जो है ये खत्म हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन लोगों की खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट की, अपोजिशन की, सबकी। तो फिर मेरे ख्याल में किसी के पास उज़र नहीं होगा आवाम को पागल बनाने के लिए, ना हमारे पास ना इनके पास। बिल्कुल ऐसा। तो बेहतर यही है कि हमें उस पर क्योंकि इन दिन तो आप देखें ना, हमारे मुल्क की आवाम पिस रही है, महंगाई आप देख लें कहाँ तक पहुँच गई है। आप देखें कि ये सारी मतलब ये जो घमसान की जंग आपको नजर आती है, बिल्कुल इसमें अगर कोई लूजर है तो या नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान का हो रहा है और अवाम का हो रहा है। बिल्कुल। और हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं आइन के मुताबिक आप इलेक्शन कराएं और ये अवाम जिसको वोट दें वो आगे आए और इस मुल्क की किस्मत को बेहतर करने की कोशिश करें। अवाम, क्योंकि हम जिस नहज पे पहुंच गया नहीं, जैसे आपने जिक्र किया, इसको ठीक करते हुए भी बड़ा अरसा लग जाएगा। बिल्कुल, चाहे जिसकी मर्जी गवर्नमेंट हो। लेकिन मैं कहा सब सिस्टम को ठीक तो करना है, क्योंकि अगर हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो ये तो इसी तरह चलता रहेगा और हमारा मुल्क मजीद आगे जाने के बजाय पीछे जाता जाएगा और पिसेगी वही गरीब आवाम। मतलब हम जो ऐवानों में बैठे लोग हैं या मतलब जो हम बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं वो उतनी अहम है, लेकिन उसके कुछ वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली भी कुछ होना चाहिए। होंडा जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सैकड़ों लोग ले ऑफ किया है। ये जो जूतों की सनत, मैं लाहौर में कल परसों इनके लोगों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा जी 20,000 लोग वाबस्ता है, 16,000 लोग घर जा चुके हैं। मेन ब्रांड्स अगर जिनके पास 1,000 1500 मुलाजिम थे उनके पास 50-50 लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डीजल पेट्रोल की कीमतें इतनी चली गई हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल पीछे चला गया। लोगों ने अपने फ्लीट जो है वो सरेंडर कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं। एक्सपेंसेस उनसे बेयर नहीं किए जा रहे और अल्टीमेटली ये किसके ऊपर नजला गिर रहा है? बेचारे वर्कर के ऊपर, गरीब। बिल्कुल ऐसे ही है वकास साहब, बिल्कुल ऐसे है। अगर हम देखें तो बिल्कुल ऐसा है कि गरीब तबका बिल्कुल पिस कर रह गया। मतलब गरीब क्या, अब हमारे मुल्क में हर तबका ही पिस रहा है, जितनी महंगाई हो चुकी है, अब तो सब शिकार हैं। अब तो सब शिकार हैं। तो इस बिलाल साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी हुकूमत का नैरेटिव तो ये था, ये बयानिया था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अगर आज हम देखें महंगाई का ग्राफ तो ऊपर जाता जा रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। अगर हम बेसिक चीजों की बात कर लें, रमजान है हमारा, और अगर हम बात कर लें कि खजूर जिससे एक आम आदमी रोजा खोलता है, कोई ऐसा फूड नहीं है खजूर के जो कहा जाए कि बहुत महंगा है, वो भी रमजान आने से पहले ही इतना महंगा हो गया कि शायद एक गरीब आदमी एक खजूर से रोजा भी नहीं खोल सकता। तो ये कब ये मसाइल हल होंगे, किस तरह मसाइल हल होंगे? क्योंकि ऐवानों में तो इस पर बहस होती है, लेकिन कोई बिल इस पर क्यों नहीं करारदाद पास होती, क्यों इस पर क्यों नहीं बात करता? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐमन साहिबा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि मुश्किल हालात हैं और आवाम के लिए मुश्किलात हैं, महंगाई भी है, मगर इस महंगाई की ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं
और ये 4 साल जो इस मईशत को तबाह करके गए, फिर 4 साल उसकी तबाही फेर के 4 साल मुस्तकिल महंगाई। लेकिन बिलाल साहब देखिए, ये साबका हुकूमत ये वाला रात को जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो हालात मेरी गुजारिश, हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते, हम क्यों नहीं आगे से कुछ सोचते, क्योंकि आपने तो इस पे बेहतरी करनी है ना। आपने जो पहला सवाल किया, अब आपने नहीं, मेरी गुजारिश सुने, अब आपने एक सवाल रेज किया, अब आपने एक पॉइंट रेज किया, आपने महंगाई का सवाल रेज किया, तो उसकी पूरी दलील अब सुन लीजिए, काइंडली पेशेंटली जरा सुन लीजिए, कोशिश कर लो। देखिए, गुजारिश ये है कि 4 साल इस शख्स ने तबाही की और फिर जाते जाते अपने हाथ से IMF का मुआहदा खुद तोड़ के गए, जो उन्होंने वादे किए हुए थे, जो शौकत तरीन साहब ने वादे किए थे, और खुद मुल्क को डिफॉल्ट के नहज पे धकेल के गए। और उसके बाद ना सिर्फ ये, जब मौजूदा हुकूमत ने आके IMF का प्रोग्राम रिवाइव किया तो उसको सबोटाज करने के लिए शौकत तरीन साहब ने तैमूर झगड़ा साहब को कॉल करके कहा ये चिट्ठी लिखें, इसको सबोटाज करें। ये चाहते थे, ये हालात पैदा करके गए कि जब खान साहब को नजर आया कि कुर्सी से चिमटने के चांसेस खत्म हो गए हैं, तो साइफर जैसे झूठ की बुनियाद पे असेंबली भी डिसॉल्व करें, अपना किया हुआ IMF का मुआहदा भी फाड़ें। इस मुल्क में ना आइन की बालादस्ती रहे, ना इस मुल्क के अंदर मईशत की जो बची कुची रह गई है उसको भी ये आग लगा के जाएं। ये चाहते थे यहाँ पे कि श्रीलंका वाले हालात हों, जहां पे 2-2, 3-3 दिन बुजुर्ग और खवातीन कुकिंग गैस के लिए कतारों में खड़े हों, यहाँ पे 15-15, 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो, जहां पे 5 लीटर पेट्रोल के लिए लोग 5-5 दिन गाड़ी कतार में लगाएं। ये लोग ये हालात पैदा करके गए। आज हालात मुश्किल हैं, मगर मौजूदा हुकूमत ने आके पहले डिफॉल्ट अवर्ट किया, उसके बाद सैलाब की आपने आफत देखी, उसको संभाला, साथ ही साथ वल्नरेबल सेगमेंट्स को जितना हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं वो भी किया, मगर यकीनन हालात मुश्किल हैं। और यकीन करें, अगर खान साहब आज हुकूमत में होते तो अजाब इससे भी ज्यादा होता। और अगर खान साहब जो आग लगा के गए उसके बाद, बिल्कुल आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक करती हूं, आप ठीक फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप IMF के जो मुआहदे की बात कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों उसकी वजूहात भी सामने नहीं लाई जा रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्रोग्राम रिवाइव हो गया था, अब आप इस पे भी जरा सुन लीजिए। प्रोग्राम पिछली समर्स में रिवाइव हुआ, अब 9th रिव्यू की डिस्कशंस जारी हैं। इस रिव्यू से कबल आपको याद होगा कि सैलाब की आफत आई, जिसकी वजह से जो नॉर्मल रिव्यू IMF का होना था, जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक फिस्कल फ्रेमवर्क आपने अपना डिसाइड किया हुआ था उनके साथ लास्ट समर्स में जब आपका प्रोग्राम रिवाइव हुआ था, उसके बाद उसमें चेंजेस इस वजह से आए क्योंकि सैलाब ने हालात बदल दिए। हम उन्हीं टारगेट्स के ऊपर, उन्हीं चीज़ों के ऊपर, उन्हीं शराइत के ऊपर नहीं चल सकते थे। इसकी वजह से वो डिस्कशन आगे एक्सटेंड हुई। आपने देखा पिछले चंद हफ्तों के अंदर फरवरी 9 को IMF का मिशन यहाँ से चला भी गया डिस्कशंस करके, वो उसमें टेक्निकल लेवल एग्रीमेंट भी होगी, जो दीगर उनके स्टेप्स थे वो इम्प्लीमेंट भी हुए। अब हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कुछ एश्योरेंसेज हैं, जिसमें से एक एश्योरेंस आ गई है, एक और दरकार है। इंशाल्लाह ये होगी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फिर से हो जाएगी और IMF का रिव्यू भी कंप्लीट होगा और ये मामला हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे बिलाल साहब, इसकी कोई डेडलाइन है कि कब तक हो जाएगा? जी देखिए, जैसे ही वजीर खजाना जो हैं वो ऑलरेडी एक दोस्त मुल्क के साथ वो खुद भी कह चुके हैं परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑलरेडी एश्योरेंस आ गई है। एक और से हमें दरकार है, वो अपने काउंटर पार्ट के साथ मुस्तकिल राब्ते में, जैसी वो एश्योरेंस आएगी हमारी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगी और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके 2 हफ्तों के अंदर अंदर IMF के बोर्ड का अप्रूवल होगा और अगली ट्रांच आएगी इंशाल्लाह। मगर साथ ही साथ आपने देखा कि इन हालात में भी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया तकरीबन 68% पहले 8 माह में, ट्रेड डेफिसिट को कम किया, फिस्कल डेफिसिट को कम किया, प्राइमरी डेफिसिट से प्राइमरी सरप्लस किया, इनकी तबाही के बावजूद। और आज खान साहब ये कहते हैं कि वही शख्स जिसके थ्रू इन्होंने IMF का मुआहदा खुद तोड़ा और फिर बाद में मौजूदा हुकूमत की एफर्ट्स को सबोटाज करने की कोशिश की, खान साहब कहते हैं मैं इसी शख्स को, इसी नालायक शख्स को, इसी शख्स को जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, जिसने इस मुल्क की मईशत को आग लगाई इमरान खान के कहने पर, मैं इसी शख्स को फिर से वजीर खजाना लगाऊंगा। तो इसमें जो भी इस मईशत का मसला हो, खान साहब उसका हल नहीं है। आप जानती हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे, IMF का प्रोग्राम भी मुकम्मल हुआ था, 6.1% ग्रोथ भी थी, इन्फ्लेशन 3% पे थी, फूड इन्फ्लेशन 2.3% पे थी, टैक्स रेवेन्यूज डबल थे। हम इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाके IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करके आवाम को इंशाल्लाह रिलीफ देने की तरफ जाएंगे और आप देखेंगे आगे इंशाल्लाह सस्टेनेबल ग्रोथ। ये देखेंगे आनी साहब, ये बातें तो वो हैं जो कि रिपीट हो रही हैं, ये बातें इसी तरह चल रही हैं, क्योंकि आवाम का मसला ये नहीं है। आवाम का मसला ये है कि उसने जब सुबह उठकर सालन पकाना है अपने बच्चों के लिए, तो टमाटर और सब्जी और जो उसके अंदर नमक मिर्च और घी इस्तेमाल होना है वो कितना महंगा है, उसने जो रोटी खानी है वो आटा कितना महंगा है, तो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सकता है नहीं, क्योंकि एक मजदूर जिसकी मजदूरी इतनी कम है वो कैसे मैनेज करे आज की इस
महंगाई के दौर में, क्योंकि हर चीज की कीमतें आसमान को लग रही हैं। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है, आप बेसिक चीजों की भी अगर बात करें तो वो भी अब कीमतें डबल से ज्यादा हो चुकी हैं। वकास साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उसमें मेरी गुजारिश है जी, उसमें मेरी ये गुजारिश है आपसे कि देखिए, आप इन्होंने पहले पाकिस्तान शुगर और वीट दोनों का नेट एक्सपोर्टर था, इन्होंने मुल्क को नेट इंपोर्टर बनाया। इनके ही वक्त में जो शख्स पहले 15,000 का राशन डालता था वो अब 30,000 में नहीं डाल सकता। आप बिल्कुल सही कह रही है, महंगाई है, आप बिल्कुल सही कह रही है, मगर ये जिन हालात पे छोड़ के गए थे, यकीन करें कीमतें इससे भी ज्यादा होनी थी अगर ये हमने IMF का प्रोग्राम ना रिवाइव किया होता, और कीमतों से ज्यादा बुनियादी अशिया की किल्लत होती जैसा श्रीलंका में थी। मुझे मैं थोड़ा सा ऐड क्या करूंगा, मुझे इनकी एक दो बातों की कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं वो कर दूं। पहली बात तो यह है कि मैं बिलाल कियानी साहब की इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि सब कुछ खान साहब ने किया। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। आप लाहौर से मुल्तान के लिए ट्रैवल करती हैं, आप एक गाड़ी में बैठती हैं, आपका ड्राइवर आप समझती हैं कि बड़ी खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है, कभी गाड़ी इधर लेके जा रहा है, कभी उधर लेके जा रहा है, और आपको डर है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, बट समहाउ एक्सीडेंट नहीं होता है। अगले स्टॉप पे बिलाल कियानी साहब जैसे को मैनेजर खड़े होते हैं और वो गाड़ी रोकते हैं और वो कहते हैं उतारो, ये मैनेजर बड़ा खतरनाक है, मैं बहुत अच्छे और एल किस्म का ड्राइवर आपको दे रहा हूँ जो आपको मुल्तान पहुंचा देगा। और वो ड्राइवर मुल्तान से पहले आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट कर देता है और आप सब बीच में एक्सपायर हो जाते हैं। मैंने ये दसो, वो जो पिछला ड्राइवर आ रहा था जो गाड़ी खतरनाक चला रहा था बट उसने एक्सीडेंट नहीं किया, उससे आप एक्सीडेंट का पूछेंगे, या जिसने गाड़ी ठोक दी है उससे आप एक्सीडेंट का पूछेंगे? मैं हैरान इस बात पे हूं, इमरान खान छोड़ के नहीं गया, हुकूमत इन्होंने खो के ली है, इन्होंने अदम एतमाद किया है, इन्होंने शौक से हुकूमत ली है, इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च की, और फिर जब इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत कम की, इस वक्त तो ये कह रहे हैं ना कि इकोनॉमी तबाह करने की कोशिश की। नून लीग और बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट और रिकॉर्ड मौजूद है, देखा हमारे डर से कीमतें कम हो गई, हमारी मार्च ने जो है वो आवाम को रिलीफ दिलवा दिया। आज ये लोगों को पागल समझते हैं, इकोनॉमी की गाड़ी आपने ठोकी है। अभी ये फिगर्स बता रहे थे, इतने परसेंट हम छोड़ के गए, इन्फ्लेशन इतने छड़ के गए, डॉलर इतने छड़ के गए। मैंने ये दसो, जिस दिन इमरान खान के खिलाफ इन्होंने अदम एतमाद किया, बड़े शौक से, बड़े जोर से, दोस्तों को साथ में ला के, जो एलाइज को उतार के, उस दिन इन्फ्लेशन क्या थी, उस दिन डॉलर का रेट क्या, एक मिनट, उस दिन डॉलर का रेट क्या था, उस दिन घी का रेट क्या था, उस दिन आटे के थैले का रेट क्या था, ये हमें फिगर्स बताते हैं। अपने शौक से हुकूमत ली है, लोगों को उल्लू बना के कि जनाब हम इसको ठीक करेंगे, और करो ठीक। पिछले लोग आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन अब जो अब ये कहानियां सुना रहे हैं IMF की। एक और आपको बात बताऊं, इनके वजीर एहसन इकबाल साहब, इनके वजीर एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि हमारा बस चले तो आज हम मुआहदा खत्म कर देंगे IMF का। हुण कित्थे गया जी? अब कह रहे हैं उसने वायलेशन की, उसने खराब की। इन बातों को छोड़ें, आप हुकूमत में बैठे हैं, लोगों ने आपसे सवाल करना है, आपने सॉल्यूशंस देने हैं। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पिछली कहानियों से काम नहीं चलेगा। ड्राइवर से पूछा जाता है गड्डी क्यों ठोकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शेख साहब, ऐसा ही है। हसन साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज पास हुआ है, उस बिल से क्या फायदा होगा, किस नजर से आप देखते हैं, और इसके आगे चलकर क्या आपको असरात नजर आते हैं? बिल जो पेश हुआ हम उसको खुश आइंद तसव्वुर करते हैं। पहले भी जब कौमी असम्बली और सेनेट से पास हुआ तो हमने अप्रिशिएट किया, चूँकि ये हमारा बार काउंसिल्स का और बार एसोसिएशंस का बहुत पुराना मुतालबा था कि 184(3) की अपील होनी चाहिए। उसकी अपील ना होने की वजह से आर्टिकल 10A वो रिडंडेंट हो गया। नंबर 2, जो एक और बहुत खूबसूरत चीज़ इसमें है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जब केसेस फिक्स होते हैं, फाइल होते हैं, तो उनकी फिक्सेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 4-4 साल जो है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं होती, और कई प्री अरेस्ट बेल जो हैं वो 1.5-2 महीने के बाद फिक्स होती हैं। बेल आफ्टर अरेस्ट भी इसी तरह 1.5-2 महीने के बाद होती है। तो हमारा मुतालबा फिक्सेशन के हवाले से भी था कि उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो कि इस बिल में प्रोवाइड कर दिया गया कि जनाब जब आप कोई पिटीशन, कोई सिविल केस या कोई क्रिमिनल केस फाइल करेंगे और उसमें अर्जेंसी होगी और एप्लीकेशन उसमें अनेक्स होगी कि क्या ये अर्जेंसी है या स्टे करवाना है, तो वो फिर विद इन 14 डेज केस फिक्स होगा। ये तो है इसकी इम्प्लीकेशन, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक साइड मेरे दोनों भाई बैठे हैं,
दोनों बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इसको अप्रिशिएट करेंगे, कहेंगे जी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, और दूसरे कहेंगे कि टाइमिंग जो है वो बिल्कुल गलत है, उसको इस टाइम पे नहीं लाना चाहिए था। लेकिन बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और बतौर पाकिस्तान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, मैं ये समझता हूं कि ये वो अमेंडमेंट्स हैं और ये वो लॉ है जो कि वक्त की जरूरत थी और जिसको आना चाहिए था, और इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। लॉयर्स इससे बहरहाल खुश हैं कि कम से कम हमारे केसेस की फिक्सेशन इन टाइम हो जाएगी। बाकी मैं एक और बात कहूंगा, दोनों भाइयों की गुफ्तगू सुन के तो मुझे वो बड़े अजीब सा महसूस हुआ, और मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई कि मुसलमान हमेशा अपने शानदार माजी पे नाज करते हैं। अब मेरे भाई बिलाल अजहर कियानी साहब ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त का डॉलर कंपेयर कर रहे हैं, और उधर से जनाब वकास अकरम शेख साहब वो कह रहे हैं जी जब पिछले साल जब आपने हमसे हुकूमत ली तो उस वक्त ये था, और IMF को दोनों, वो भी गए IMF में, ये भी IMF में गए। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दोनों से माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूं कि खुदारा ये IMF की कहानियां छोड़े, हुकूमत में दोनों में से किसी ने एक ने आना है। बिल्कुल ऐसे ही इक़्तिदार में तो जाहिर सी बात है कि हसन साहब को एक ही जमात आएगी, इक़्तिदार कोई इस मुल्क का, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बिल आज पास हुआ है, क्या इससे नवाज शरीफ की वापसी की राहें हमवार की जा रही हैं? क्योंकि चेमगोइयां तो यही हो रही हैं। अगर देखें नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो उसमें कोई कबात नहीं है, वो एक 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, और उनका आना इस मुल्क के लिए कोई इतना वो नहीं है कि कोई खुदा न खासा नुकसान होगा। आप देखें कि हसन साहब आने और ना आने की बातें तो फिर वो एक अलग है ना, वो आए या ना आए, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इससे उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है या फायदा पहुंचेगा? सिर्फ उनको नहीं, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, और हो सकता है कि जो इस वक्त एतराज कर रहे हैं आइंदा आने वाले सालों में उनको फायदा पहुंचे। नहीं चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि आइन की पासदारी बहुत है, उसको कितना मुकद्दम रखा जाता है। हमारे अवानों में हर वक्त बहस तो होती है, लेकिन उस बहस पर अमल दरामद कब होगा, उस हवाले से मजीद एक्ट्स कब होंगे, कि उस तमाम तर बातों पर किस तरह से अमल किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो एक दफा फिर से बात करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला भी आ चुका है और कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर जो आइन के मुताबिक कहा गया है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उस पर वफाकी काबीना ने यह फैसला भी मुस्तरद कर दिया है और इस हवाले से उज़र भी पेश किया है कि फंड्स भी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है, जिसका हल भी बताया गया, लेकिन वो हल भी खातिर ख्वाह नहीं रखा गया और कहा गया कि ये मुमकिन नहीं है। और इस सब के पीछे वजूहात क्या हैं, क्या हुकूमत इलेक्शन में जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती, और PTI का अगला अमल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शेख साहब, आप क्या कहते हैं कि अगर बात हो रही है कि इस हवाले से कि मुज़ाकरात हों और हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपका अगला ये भी है कि अगर हम सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर पहले भी आए, इसी तरह से इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन की तारीख को लेकर आपके सामने सिचुएशन क्या बिल्ट हुई, क्या सड़कों पर आने से मामला हल होते हैं? आपको लगता है कि अब अगर आप सड़कों पर आएंगे तो मामला हल होंगे? देखिए, बात यह है कि हम अदालतों में गए, हम असम्बलियों से बाहर आए जी, हमने आपके टॉक शोज़ में गुफ्तगू की, हमने प्रेशर्स दिए, और जितने भी एक कानूनी और आइनी तरीक़ेकार हैं हमने वो सारे के सारे इस्तेमाल किए। हम सड़क पे जाने का हमने पहले तो नहीं कहा, पहले तो हम अदालत में गए ना। बिल्कुल, अदालत ने एक फ़ैसला दिया है, इन्होंने हमारी बात तो क्या मानी थी, आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात मानने से भी इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा सुप्रीम कोर्ट को अटैक करना शुरू कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि महज़ब माशरों में भी, सिविलाइज कंट्रीज़ में भी, आप अमेरिका में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, फ्रांस में देखें क्या हुआ महंगाई की वजह से। लोग अल्टीमेटली घरों में कानूनी तरीके इस्तेमाल करने के बाद इस नहज पे पहुँचते हैं कि जब उनको फिर सड़क पे आना पड़ता है। याद रखिएगा, जो लोग आज तक आपको नज़र आए हैं ना, जलसों में, जुलूसों में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर या किसी जमान पार के बाहर, आप सिर्फ उसको वो ताकत मत समझिएगा PTI की असल ताकत वो है जो खामोश लोग घरों में बैठे उसके लिए दुआ कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी ज़िले से किसी को बुलाएं तो हो सकता है सिर्फ 4 बसें जमान पार का आ जाए, मगर जब हम वहाँ पे अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे तो वो स्वीप करेंगे। मेरी आप बात समझ रही हैं? सही। हमें ये इस बात पे मजबूर कर रहे हैं,
आइन की खिलाफ वर्जी करके, आइन शिकनी करके ये जो फाशिस्ट स्टेप्स उठा रहे हैं कि हम उस खामोश मेजॉरिटी को बाहर लेके आए जो हम कभी नहीं लेके आए। हमें उस पर पुश ना करें, वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसे होगा तो फिर लोग अपने हक के लिए दुनिया में लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते आए हैं। और याद रखिएगा, हर कोई अपनी औकात, कैपेसिटी और साइज के मुताबिक लड़ता है। अब जब ये अपोजिशन में रहे हैं, अगर इनको लोग नहीं पूछते थे तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो उल्टा फिनोमेना है ना। हमेशा इस मुल्क में जो इक़्तिदार से बाहर जाते हैं, बंदे उन्हें सलाम लेना भी बंद कर देते हैं। ये तो उल्टा काम हुआ है कि एक आदमी इक़्तिदार से बाहर गया है, दुनिया उसके घर के बाहर खड़ी हो गई, उसके ऊपर 150 FIR भी आपने दे दिया, बंदे फिर भी वो निकलता है तो हजारों की तादाद में लोग उसके साथ निकलते हैं। तो ये काम इनके लिए अनहोना है। इनको तो पता था कि जब बंदा वज़ीर आज़म नहीं होता, बंदे सलाम भी नहीं लेंदे। अब काम हो गया उल्टा। सो अब अगर ये इस झोंके होते ना, मसलन जब ये इस जोगे थे, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था, तो ये वजीर आजम थे, ये सरकार में थे, तो बंदे खुशामद करते थे। तब जजों की बात पसंद नहीं आई क्योंकि हुकूमत बैठे थे, लोगों का जी चढ़ दौड़ो, बंदे इकट्ठे हो गए। जदों इक़्तिदार नहीं सन, क्या ना दी कैपेसिटी सी बंदे ने बुलाने दी नहीं थी। दूसरी जमात जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, उसकी कैपेसिटी है, वो अदालत की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, आइन की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, आइन के लिए, उसकी अमलदारी और पासदारी के लिए। अगर उस खामोश मेजॉरिटी को, उस खामोश ताकत और उस इनकलाब और तूफान को जो घरों में बैठा है, उसको मत दावत दें। अगर उसको अपने हक के लिए निकलना पड़ा, वो निकलेंगे। ये कैसे गलत फहमी कोई भी ना रहे, किसी किस्म की गलत फहमी में ना रहे। और आप कर रहे हैं आइन शिकनी, मतलब को बात है हम पैसे नहीं देते। ओ भाई आप क्यों पैसे नहीं देते? पूरी कैबिनेट को आप किसी रौले में डालने लगे हैं। उधर से आपने 42 बंदों को आपने रौले में डाल दिया है, जिसमें ना आपका कोई वजीर था, ना आपका वजीर आजम था। वो बेचारी 28 खवातीन सन ते, बाकी वो जड़े चगड़ किस्म के हल्कियां दे लोग सन, उन्होंने ना तुसी दस्तखत करा छड़े में जान कुर्बान होते ही कुर्बान ठीक हो गया। बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर दाखिला साहब ने तो ये कहा था या तो हम नहीं रहेंगे या आप नहीं रहेंगे, तो क्या ये यही वतीरा रहेगा या कुछ बेहतरी हो पाएगी, कुछ मुज़ाकरात हो पाएंगे? जी देखिए, पहले तो मैं सुन रहा था कि शेख वकास साहब कितने जज्बाती होके पहले मईशत की बात कर रहे थे। मुझे खुशी हुई, मेरे ख्याल से उनका भी शायद 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ PTI ज्वाइन किए हुए, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये तो फवाद चौधरी साहब से भी ज्यादा और तगड़े माउथपीस बन रहे हैं। नहीं, मैं एक बात आपकी बात काट रहा हूँ, और उन्होंने इस तरह माजी जस्ट नहीं, एक बात सिर्फ मैं बात काटना भी रवायत है PTI। नहीं, आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से मैं सर फुल इजाजत है आपकी इजाजत से। हाँ, मुझे महीना जरूर हुआ होगा, मगर मुझे नून लीग छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए। तो मैंने 5 साल इंडिपेंडेंटली इसी एग्रेशन के साथ अपनी आवाम के हकूक को डिफेंड किया। मैं आपका एहतराम करता हूं, आप भाई हैं, बिल्कुल आपसे कोई लड़ाई नहीं है। जी बिलाल साहब। नहीं, मैं समझता हूं जी इस बात को। बहरहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिसाल इन्होंने दी थी, इन्होंने कोशिश की, ठीक है, ये शेख वकास साहब एक एक्सपीरियंस्ड टॉक शो पार्टिसिपेंट हैं, इन्होंने मिसाल गाड़ी की देने की कोशिश की मईशत को समझाने के लिए। तो मैं उनको उन्हीं की मिसाल में यही समझाऊंगा कि खान साहब ने यहाँ पे ये किया कि एक गाड़ी का पहले सत्यानाश किया, फिर उसको बाहर निकल के आग लगाई और उसको खाई की तरफ धकेल दिया, और हमने आके उस गाड़ी को संभाला भी है और उसकी आग भी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, देखिए गवर्नमेंट का भी, हमारी इत्तेहादी जमातों का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनिशियल थी वो 4-3 की थी, और ये जो रिसेंटली जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसका कोई जवाज़ नहीं है। देखिए, और इसके आपने आज देखा कि जो मामला, और इसी हवाले से पार्लियामान ने चंद दिन कबल एक रेजोल्यूशन भी पास की जिसमें अगेन यही चीज़ रीअफर्म की गई कि ये 4-3 का फैसला था। और आज भी ये मामला इसीलिए इलेक्शन के फंड्स के हवाले से पार्लियामान वापस गया क्योंकि पार्लियामान ने ही क्योंकि रेजोल्यूशन पास की थी, तो इसलिए ये मामला फिर से पार्लियामान के सामने रख दिया गया। हमने देखा है कि चीफ जस्टिस तो खुद अपने ब्रादर जजेस को भी अभी तक कन्विंस नहीं कर सके कि वो 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। और इन हालात के अंदर उन्होंने बजाय इसके कि एक ऐसा माहौल पैदा करते। बिलाल साहब, ये बहस तो बहुत ऐसे दिनों से चल रही है कि 4-3, 2-3, ये बहस तो अब मतलब इस पे तो अब बात भी की जाए तो कहा जाएगा कि हम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं। बात इस वक्त ये है कि मुज़ाकरात की अब जो बाज़गश्त हो रही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आपको लगता है कि होंगे मुज़ाकरात, या फिर वही जो आप कहते हैं, मतलब इमरान खान साहब ने अपने आप को इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ कोई भी बातचीत या मैच्योरिटी दिखाने की मुकम्मल नाअहली दिखाई है पिछले 6-8 सालों में। आपने देखा है कि जब वो मुसल्लत शुदा ईसाई वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने बालाकोट जैसे इंसिडेंट के ऊपर भी ये गवारा नहीं किया
कि एक जब पार्लियामेंट्री एक ब्रीफिंग हो रही थी उसमें आर्मी चीफ आ गए थे मगर ये इन्होंने आना गवारा नहीं किया। बार बार शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड देन एज प्राइम मिनिस्टर हाथ बढ़ाया ताकि ये अपनी अना से आगे बढ़ के हम मुल्क के मसाइल पर बात कर सकें। शहबाज साहब ने चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात की। इस शख्स ने बार बार ये कहा कि मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। इस शख्स ने बार बार अपनी अना का मसला बनाया। एक दफा जब असद कैसर साहब स्पीकर थे तो स्पीकर हाउस के अंदर दोनों साइडों के लोग मिले थे कुछ लेजिस्लेशन के ऊपर बात करने, उनने उधर भी ट्रस्ट ब्रेक किया। जब ये लोग अंदर इन्होंने कुछ और बात की और बाहर जाके इन्होंने कुछ और बात की। तो देखिए हम अभी भी समझते हैं कि इलेक्शंस एक वक्त में होने चाहिए। बाकी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि कब इलेक्शंस हों। इलेक्शन कमीशन ने ही फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस यहाँ पे करवाने। इलेक्शंस जब भी होंगे मुस्लिम लीग नून डट के लड़ेगी। खान साहब डिक्टेट नहीं कर सकते। खान साहब सहूलतकारी इस्तेमाल करके या इलेक्शन कमीशन को ब्राउबीट करके या बुलडोज करके ये फैसले नहीं निकलवा सकते। और खान साहब अगर ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की बात करके जो उन्होंने जराइम किए हैं, जिसके अंदर पुलिस एहलकारों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकना है, जिसके ऊपर इनकी तोशाखाना की चोरी है, और अगर ये समझते हैं कि इनका जो टिरियन वाइट का केस है, अगर ये इन चीजों से भाग सकते हैं तो इनकी गलतफहमी है। जो इनके जराइम है इनको इनका जवाब देना पड़ेगा। वैसे हसन साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि पार्लियामेंट में आज जो करारदाद इस हवाले से मंजूर हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मुअत्तल कर सकती है? नहीं, आर्टिकल 68 और 69 दोनों को साथ मिला के पढ़ें तो एक तो जजेस के कंडक्ट को असेंबली में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता, और दूसरा असेंबली के अंदर जो भी गुफ्तगू होती है उसको कोई अदालत टेक अप नहीं कर सकती, उसको नहीं ले सकती। सो दोनों अपनी अपनी डोमेन में रह के काम कर सकते हैं। लेकिन जो करारदाद है उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं है। यानी किसी करारदाद के ज़रिए ना तो आप किसी जज को हटा सकते हैं और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी इख्तियार पे कदम लगा सकते हैं, माँ सिवाय कोई ऐसा कानून पास करें या आइन में तरमीम करें। तो इस वक्त कानून एक जो है वो बन गया है, जिसको अभी आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा उसको मंजूर करके सदर मुमलिकत साहब को भेजा जाएगा और वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। तो करारदादें एक अखलाकी दबाव तो होता है लेकिन कानूनी इम्प्लीकेशन उनकी कोई नहीं है। सही। अच्छा, आप इस हवाले से भी मुझे रहनुमा फरमाइए कि अगर जैसे आज पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आमने सामने, आप क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? इसका नतीजा बहुत भयानक निकलेगा और पाकिस्तान बार कौंसिल डे 1 से इस मामले को टेक अप किया हुआ है और हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी फुल बेंच या फुल कोर्ट के हवाले से बारहा बात की है। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से मैं कहूँ तो हमने अपना प्लेटफॉर्म पेश किया कि हम गैर जानबदार लोग हैं, हम अपना प्लेटफॉर्म पेश करते हैं और सारी लीडरशिप, सारी पॉलिटिकल और पार्लिमानी क़यादत जो है वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पे और मिल बैठ के फैसला करें कि क्या इलेक्शन कब होने और कैसे होने हैं, और नंबर 2 इस मुल्क की मईशत को किस तरह आप सही राह पे लेके जा सकते हैं। ये 2 पॉइंट एजेंडा, और अभी भी 2 मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद है और दोनों पार्टियों से तल्लुक़ रखते हैं। मैं अब भी इनके ज़रिए मैं ये अपनी इन्विटेशन इनके कायदीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आए, आप अपनी ईगो को छोड़ें और स्टेप डाउन करें और आके मिल के बैठ के, तो पाकिस्तान बार कौंसिल आपको ये प्लेटफॉर्म देती है और कोई इस मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ लेके जाए। जब भी 2 इदारे हेड एंड कोलिजन होंगे उसमें बहरान ही आना है, नुकसान होना है, और वो नुकसान चाहे इदारे का हो या मुल्क का हो वो बहरहाल होगा। तो बेहतर ये है कि इसको एक अच्छे अंदाज में इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, और सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 के पॉलिटिकल क़यादत बैठे एक जगह पे, और नंबर 2 फुल कोर्ट मीटिंग हो और जो आईनी बुरान या जुडिशियल बुरान इस वक्त आया हुआ है उसको सॉर्ट आउट करे। तीसरी कोई ताकत नहीं आ सकती और ना ही जी बिल्कुल ठीक है हसन साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ एक आईनी और कानूनी कोई इख्तियार है। बिल्कुल, यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक हासिल होंगे।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है वही आइन की पासदारी की, जमहूरियत की, मौजूदा हालात की। शेख साहब, बात की जाती है हमेशा इदारों को सुप्रीम रखने की, इदारों की खुद मुख्तारी की, इदारों के फैसलों को मिनो-अन तस्लीम करने की बात की जाती है। लेकिन जब ये फैसले मुख्तलिफ आते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो फिर क्यों उस पर जो है वो नाराज़गी का इजहार भी किया जाता है, कहा जाता है कि हम ये फैसले मानेंगे भी नहीं। जाहिर सी बात है, जब कोई फैसला आता है तो एक पार्टी ने नाखुश होना ही होता है। तो क्यों नहीं मिनो-अन तस्लीम किए जाते, क्यों नहीं अपने उस बयानिए पे कायम रहा जाता है कि इदारों को मजबूत करना है? देखें, इसमें ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये एक रिवायत है पाकिस्तान में, और शायद मेरे देखने में, ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें कोई पार्टी का व्यू नहीं है, ये मेरी राय है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। लोग समझते हैं कि अवाम पागल है, अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं। जो हम पहले कह चुके हैं शायद वो उनके जहन में नहीं है, पार्टी का स्टांस उनको पिछला याद नहीं है, तो इसलिए। और फिर ये इंसानी फितरत है, जब आपके हक़ में कोई चीज़ हो तो लामला आपको अच्छी लगती है, ना हो तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा उसके लिए पॉलिटिकल मेच्योरिटी चाहिए होती है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि जब आपके ख़िलाफ़ फैसला है तो आप माने। मगर हमारे यहाँ तो रिवायत और है, हम तो मुनसिफों पे, जजों पे ही चढ़ दौड़ते हैं। हम कहते हैं जी तुसी ठीक नहीं कीता। हाँ, जब हमारे लिए लेकिन वही जजेस होते हैं ना, जब आपके लिए फैसले देते हैं आपके लिए तो वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जब आपके अगेंस्ट फैसला आ जाता है तो हम उन्हें भी बुतनाज़ बना देते हैं। अथॉरिटेरियन वो है, ये आपका दिल करता है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में रहे, हर चीज़ मेरी मर्जी के मुताबिक चले। मैं जब मुझे ज़रूरत हो तो जज रात 12 बजे भी बैठ जाएँ और वो फैसला भी करवा दें और वज़ीर आज़म घर भी चला जाए, वो सब ठीक है। मेरे लिए ना हो तो ये एक रिवायत है पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये कोई ये पहली दफ़ा अच्छा, रिवायत की अगर बात की जाए तो अगर आपकी तबीयत को नागवार ना गुजरे तो एक सवाल ये है वो ये कि अक्सर मतलब ये एक बयान है कि पीटीआई ने यूटर्न लेना है, पीटीआई ने यूटर्न लेना है, मुज़ाकरात की बात भी अब कर रही है, तो क्या इस पर यूटर्न तो नहीं ले लेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2-3 दफ़ा खान साहब कह चुके हैं और हमारी पार्टी के और लीडर्स भी कह चुके हैं। कल अगर आगे से कोई अच्छी गुफ्तगू होती है, रिस्पॉन्स आता है, तो बैठ के बात करने के रास्ते निकलेंगे। मगर आगे से आपको डिमीन करने की कोशिश की जाए या इसको आपको पॉलिटिकल कमज़ोरी समझा जाए तो फिर बिल्कुल इसको वापस लिया जा सकता है। और उसको आप नहीं कह सकते कि वो यू टर्न है, क्योंकि एक चीज़ जो लोगों की बेहतरी के लिए हो रही है, जिसमें से कोई पॉजिटिव रास्ता निकल सकता है, अगर उसका पॉजिटिव जवाब आएगा तो वाई नॉट। मगर अगर आप उसको समझें कि जी और पता नहीं कोई घबरा गए नहीं या उन्होंने डीमेन नहीं, इस तरह नहीं होगा। उसमें फिर हर किसी की अपनी डिस्क्रेशन है जी, बट ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही। अच्छा बिलाल साहब, आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि ये तासुर जा रहा है कि आपकी जो हुकूमत है वो अदालत के तहत इस तरह से घर जाने की कोशिश करी, क्या इस तरह से कुछ है? नहीं जी, ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अदालत की जो इंटेग्रिटी है, अदालत की जो लेजिटिमेसी है, उसके ऊपर जो आंच आ रही है वो हम सब के लिए, वो सिर्फ ये मामला पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारी रियासत की का अहम सतून है जुडिशरी। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्रिटिकल इदारा है हमारे मुल्क में। मेरे नज़दीक ये जो डिविजन्स हैं, ये चीफ जस्टिस इन मामलात को बेहतर हैंडल कर सकते थे और करना चाहिए। और ये जो डिविजन्स हैं जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक इस डिसीजन पे भी इत्तफाक नहीं कर सक रहे कि 4-3 है या 3-2 है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, और ये चीफ जस्टिस ने कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जिससे ये तासुर ख़त्म हो। मिसाल के तौर पर मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं, ही इज़ रिफ्यूजिंग कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स उस मामले पे चलाएं। बार बार वो मुतनाज़े जजेस को साथ बिठा रहे हैं, बार बार वो ये तासुर दे रहे हैं कि, या तासुर को ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे कि मखसूस जजेस एक चीज़ को इस कोर्ट को चला रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर आवाज़ हम उठाएंगे। हम एक रिप्रेजेंटेटिव जमात हैं और बिल्कुल यहाँ पे हमें लगे। बिलाल साहब, क्या इसी इशू पर आप रेफरेंस भी दायर करने का सोच रहे हैं? क्या कोई इरादा रखते हैं? जज का कंडक्ट जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो नहीं डिस्कस कर सकते, वहाँ तो इम्यूनिटी है, उस बार भी है, तो जरा थोड़ा जा नहीं देखिए, बात ये नहीं देखिए। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शंस हम समझते हैं कि अपने टाइम पे होने चाहिए, अक्टूबर में होने चाहिए। 2-3 दफ़ा अगर आप डिफरेंट इलेक्शंस करेंगे, उसके अखराजात भी हैं, सेंसस का भी प्रोसेस अभी मुकम्मल होना है। और जो इसमें इलेक्शन कमीशन इज़ द बेस्ट जज कि कब इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इलेक्शंस करवाने हैं।
अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवा सकते हैं अभी, तो उन्हीं का ये फैसला रहना चाहिए। ये 90 रोज वाले इलेक्शन की बात तो आइन में भी दर्ज है कि 90 रोज में होना चाहिए, इससे तो किसी के खिलाफ नहीं है। अभी आपने बात की चीफ जस्टिस के हवाले से, आपकी जमात की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो मुस्ताफी हो जाएं। मरीम नवाज ने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया इस हवाले से, और वजीर खारजा ने भी इस हवाले से कहा कि मुस्ताफी हो जाएं। तो आप तो क्या कोई रेफरेंस भी फाइल करने का इरादा रखते हैं? ये देखिए, जो भी कानूनी लाएमल है वो आपके सामने है, जो गवर्नमेंट और इत्तेहादी जमातें हमारी कर रही हैं। मैं आपसे सिर्फ फिर से यही दोहराऊंगा कि बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो परसेप्शन बन गया है कि सीनियर प्रीलिमिनरी जज, अब आपके सेकंड और थर्ड सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, जिसमें फायज ईसा साहब भी आते हैं, तारिक मसूद साहब भी आते हैं, मिसाल के तौर पे हमने देखा है कि जो भी अहम पॉलिटिकल केस, अहम केसेस होते हैं पॉलिटिकल मामलात के या किसी भी और नौयत के, उसमें से उन जजेस को एक्सक्लूड किया जाता है। हम देख रहे हैं कि बार बार एक इख्तलाफी नोट्स आ रहे हैं। हमने देखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले पे वो आगे नहीं चल रहे। हमने देखा है कि जस्टिस फायज ईसा साहब जैसे जज को एक ऑर्डर को रद्द करने के लिए एक सर्कुलर रजिस्ट्रार जारी कर रहा है। इस तरह की चीज़ों से यकीनन कोर्ट की जो यूनिटी है और जो उसकी ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी है, कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इन चीज़ों को, इस तासुर को मजीद खराब होने के बजाय इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक ये कोशिश नहीं नजर आई, और आगे अगर ये नहीं होगी तो इसमें नुकसान ये सिर्फ इस पॉलिटिकल सिचुएशन का नहीं है, ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट इससे वीकन होता है, जो हम में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। अच्छा, तो आप बिलाल भाई से ये पूछेंगी कि क्या ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ये जान के कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इनकी पार्टी क्या समझती है? जी, शेख वकास साहब मेरे ख्याल से कोशिश कर रहे हैं, वो उनकी ख्वाहिश थी कि आप ये सवाल कर लें। मुझे खुशी हुई है देख के कि शेख वकास साहब बैंकर का रोल भी अदा कर रहे हैं। नहीं, मैं तुझे ना जवाब दूं, मैंने सवाल उनके थ्रू पूछने की कोशिश की है, मैं तो आप ना जवाब दे, कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा हसन साहब, आप मेरी रहनुमाई फरमाइए, आप कहिएगा कि जैसे अब कहा जा रहा है फंड रिलीज करने का इलेक्शन के लिए, अगर हुकूमत नहीं फंड रिलीज करती तो क्या तौहीन अदालत हो सकती है? क्योंकि अदालत की जानिब से तो कहा गया है कि फंड रिलीज किए जाएं, वक्त पर इलेक्शन हो, डेट भी दे दी गई है, और उसका ये भी बता दिया गया है कि हल क्या है कि अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो। देखें, हुकूमत ने आज बड़ी अच्छी मूव की है कि एक पार्लियामेंट में एक मालियाती बिल पेश कर दिया और वज़ीर ख़जाना ने पेश किया, और फिर उसको फॉर इंडेफिनिट पीरियड कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया, और बाकायदा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये एक कानून के मुताबिक एक बिल को जिस तरह होना चाहिए पेश, उस पर कायमा कमेटी के पास भेजा गया, वहाँ पे फिर डिस्कशंस होगी, फिर उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, फिर वहाँ डिस्कशंस होगी, और उसके बाद एक जो बात वो करते हैं उसमें वज़न है, और वज़न ये है कि मौजूदा साल जो था, ये जो जिस साल हम गुजर रहे हैं, इसमें जी वो बजट में कोई इलेक्शन के लिए पैसे मुख्तस नहीं किए गए थे, इसलिए हमें ये बिल पेश करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर है इसका भी एक उनके पास जवाब मौजूद है, लेकिन ये सारी सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो यही है कि मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट कल शायद फिर पीटीआई चली जाए इम्प्लीमेंटेशन के लिए या कंटेम्प्ट के लिए, उसमें भी पूरी पार्लियामेंट को आगे खड़ा कर दिया गया है, और ये उसका भी जवाब उनके पास बड़ा जबरदस्त मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर नुमाइंदा है पार्लियामेंट का, नुमाइंदा है कौमी असेंबली के। ठीक है हसन साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक जरूर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।